हेलो बच्चों। अगले वीडियो में मैं आपको कक्षा 7 में पार्ट 1 चाहता हूँ इसका अभ्यास प्रश्न करवाती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि गलती से मैंने राम अवतार त्यागी जी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश बता दिया था। वो उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में हुआ है, उसको आप सुधार लेंगे। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। अगर आपको ये उत्तर नज़र आ रहे होंगे तो देखिए, लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं बोलती जा रही हूँ। हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। हम अपने देश में, देखिए उत्तर, हम अपने देश में जन्म लेते हैं, इसकी धरती पर खेलते हैं, रहते हैं, इसकी हवा में सांसें लेते हैं, यहाँ की धूल में विचरण करते हैं, यहाँ की फसलें हमारा भरण पोषण करती हैं, यहाँ की नदियाँ, वर्षा हमारी प्यास बुझाती हैं। अतः हम पर अपनी मातृभूमि के ये सारे ऋण होते हैं, यानी यहाँ की हवा, पानी, धूल, मिट्टी, फसल, ये सब हमारे ऊपर ऋण है, जिसका उपभोग हम अपने देश में, अपनी मातृभूमि पर करते हैं। प्रश्न 2 है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है। तो इसलिए क्योंकि वो अपना तन, मन और जीवन मातृभूमि को समर्पित करके भी संतुष्ट नहीं है, अतः वो मातृभूमि को और भी कुछ देना चाहता है। प्रश्न 3 जो है, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के अंदर क्या भाव है कवि के। तो हम ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति कविवर रामावतार त्यागी जी की देशभक्ति कविता चाहता हूँ से ली गई है। यहाँ उस सैनिक के मनोभावों की व्याख्या की गई है जो अपना सर्वस्व देश को समर्पित करके भी संतुष्ट नहीं है, और वो चाहता है कि जब कभी दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करते हुए उसका मस्तक कटकर धरती पर गिरे तो देश की धरती नुमा थाल में परा निष्प्राण उसका शीश मातृभूमि स्वीकार कर ले। यही वो चाहता है कि मातृभूमि की धरती जो है थाल के समान, उसमें गिरा उसका शीश उसे दया करके स्वीकार कर ले मातृभूमि। बस इतनी ही दया वो चाहता है अपनी माँ यानी अपनी मातृभूमि से। चौथा क्वेश्चन है कि कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। माने कवि कैसी तैयारी करना चाहता है। तो कवि कहते हैं कि उनकी तलवार की धार तेज कर दी जाए। उनकी मतलब एक सैनिक जो है, जो चाह रहा है कि एक सैनिक चाह रहा है कि उनकी तलवार की धार जल्द तेज कर दी जाए, देर ना की जाए, जल्द। उनकी कमर पर ढाल को कसकर बांध दिया जाए, भाल पर यानी कि मस्तक पर माँ के पैरों की धूल मल दी जाए, और मातृभूमि अपने आशीषों की घनी छाया उसके शीश पर डाल दे। इस प्रकार वो युद्ध में जाने की तैयारी करना चाहता है। प्रश्न 5 है, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है। तो कवि अपने सारे मोह माया के बंधनों को तोड़कर, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर, जहाँ खेला कूदा बड़ा हुआ वह गांव घर आंगन सब छोड़कर, बच्चे पत्नी माता पिता सभी को त्याग कर युद्ध पर यानी कि देश की रक्षा करने के लिए जाना चाहता है। इसलिए वह इन अपनों से क्षमा याचना करता है। इस तरह ये 5 प्रश्न के उत्तर हो गए। आगे आप देखिए, पहले भी मैंने बताया था पुनरुक्ति, जैसे छन छन, तृण तृण, इस तरह के वर्ड आए थे। तो पुनरुक्ति वाले यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका वाक्यों में प्रयोग करने आपको कहा गया है। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले देखिए पाठ से आगे आइए। उसमें है, सैनिक सीमा की सुरक्षा करते हुए देश में के हित में ही कई कार्य करते हैं। हम भी अपनी जगह से देश के हित के लिए कई कार्य कर सकते हैं। तो सोच कर लिखिए कि हम अपने देश की भलाई के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप में भी देशभक्ति है और देश प्रेम है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी सैनिक हों तभी हम देशभक्ति निभा सकते हैं। हम जहाँ हैं, जैसे हैं और जो काम कर रहे हैं वहाँ भी हम अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। तो ये कैसे, वही लिखना है। तो जैसे आप बच्चे हो, ठीक है, अभी कक्षा 7 में पढ़ रहे हो, तो आप अपनी देशभक्ति कैसे दिखा सकते हो। तो देखिए,
आप अपने विद्यालय और अपने परिसर या घर के आसपास अपने परिवेश चारों तरफ साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रख के देशभक्ति निभा सकते हो। दूसरा है संस्कार सीख कर, यानी बड़ों का आदर सत्कार करना, शिक्षकों का सत्कार करना, ये सब संस्कारी पा करके या ऐसे अच्छे गुणों का विकास करके भी आप अपनी देशभक्ति दिखा सकते हो। तीसरा शिष्टाचार कर अपना कर या उद्दंडता न करके, बहुत बच्चे उद्दंड होते हैं इस उम्र में, तो वैसा ना करें तो भी हम देशभक्ति दिखा सकते हैं। फिर पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनकर, अगर हम में सारे अच्छे गुण हों, हम एक अच्छे इंसान बने, अपराधी ना बने और देश का भला तो भी कर सकते हैं। पांचवा है ईमानदारी और सच्चाई आदि रास्तों पे चलकर भी हम देश की भलाई कर सकते हैं। छठा है देश की संपत्ति की सुरक्षा करके, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, रेलवे, कार्यालय, ये सारे हमारे देश की संपत्ति हैं, इनको हम नष्ट न करें, इनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो इस तरह भी हम अपने देश की भलाई कर सकते हैं या देश प्रेम दिखा सकते हैं। अब है इसी में एक सैनिक की दिनचर्या का यानी रूटीन का पता लगाइए और उसे लिखिए कि एक सैनिक, अगर कोई आपके आस पड़ोस में है या आपके घर में है कोई सैनिक, या कहीं से भी पता कीजिए दोस्त है, उसके भाई कोई हो, तो उनका दिनचर्या या रूटीन क्या होता है, सुबह वो कितने बजे उठते हैं, क्या क्या करते हैं, तो इसका पता लगा के आप एक लिस्ट बनाइए। इसके अलावा वही पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे दिया हुआ है धीरे धीरे, इसका आप वाक्य बनाइए, यानी वह धीरे धीरे चलता है, हो गया। मंद मंद, मंद मने होता है हल्का हल्का या आहिस्ते आहिस्ते, मंद मंद जैसे वह मंद मंद मुस्कुराता है। तीसरा है चलते चलते, चलते चलते मुझे ठोकर लग गई, हंसते हंसते, वह हंसते हंसते गिर पड़ा। थोड़ा थोड़ा, हमें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। इस तरह हम इसका वाक्य बना सकते हैं। अगला है तत्सम और तद्भव शब्द, जैसे तत्सम शब्द में है तृण, तो तृण का तद्भव होगा, मतलब तत्सम संस्कृत शब्द है, इसका बिगड़ा हुआ रूप या हिंदी में इसका रूप क्या हो गया है, तृण को तिनका बोलने लगे हम लोग। ग्राम को गांव, हस्त मने हाथ और गृह को घर बोलने लगे हम लोग। अब कुछ तद्भव शब्द है, मतलब हिंदी के शब्द हैं और उसका संस्कृत शब्द बनाना है। तो हिंदी के शब्द है तांबा, तो संस्कृत शब्द है ताम्र। हिंदी शब्द है सपना, उसका होगा स्वप्न। आग, अग्नि, चांद का चंद्र, पोता का पौत्र। ठीक है। अब आइए रेफ का प्रयोग हुआ है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है, शब्द है समर्पण, बार बार आया है समर्पण, और आप देख रहे हो कि प के ऊपर एक ऐसे सी की भांति एक गोल किया हुआ है, ये रेफ बोलते हैं। ठीक है। अब रेफ कब और कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि प पे जो ये रेफ है या किसी भी शब्द पे जब रेफ होता है, तो यहाँ पे प पे रेफ है, तो इसमें दो अक्षर जुड़े हुए हैं। क्या क्या है, एक र हलंत है, माने आधा र हलंत माने आधा र, और प पूरा प एक व्यंजन, ये दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों संयुक्त हैं, वही जुड़ के प पे रेफ बना है। तो वो कैसे होता है, उसके उदाहरण है, जैसे ये जब आधा र या हलंत जो है, ये जब पहले आए और उसके बाद एक पूरा व्यंजन आए, माने र हलंत को कहते हैं कि स्वर रहित, जिसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है वैसा व्यंजन, तो वो र हलंत है, क हलंत है, कुछ भी इसमें हलंत लगा देते हैं तो वो स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसा। और उसके बाद अगर स्वर जुड़ा हुआ व्यंजन आए, यानी पूरा प आए, प हलंत नहीं आए, या कुछ भी आए, क हलंत नहीं आए, क आए, स आए, जो भी आए, तो एक आधा व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित व्यंजन आए, तो उन दोनों, तो ये जो र हलंत है ये रेफ बन के अगला वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ देखिए आपको समझ में आएगा, चर्म, अगर हम बोलते हैं चर्म तो लगता है, बोलने से कैसा लगता है आपको, बोल के देखिए अलग अलग तोड़ के, चरम लगता है ना, चर्म माने र पहले आएगा कि बाद में आएगा, आपको क्या लग रहा है, बोलने से लग रहा है र पहले आएगा तब म आएगा, तो देखिए, लेकिन चर्म नहीं है, हम इसको चरम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा र नहीं है, ये आधा र है। आधा र मतलब स्वर इसमें भी नहीं जुड़ा हुआ है, इसको र हलंत भी बोलते हैं, इसको हलंत बोलते हैं। तो चरम एक अलग वर्ड है, हाँ, चरम एक अलग शब्द है।
लेकिन ये चरम नहीं है, ये है चर्म, आधा है, मतलब र का आधा ही प्रयोग हो रहा है। तो जब ये पहले है और इसके बाद एक व्यंजन आता है, पूरा व्यंजन, तो ये उठ करके इसके ऊपर चला जाएगा, इसीलिए चर्म ऐसे बन गया च, और ये र म के ऊपर रेफ बनकर आ गया। समझ में आया? इसी तरह देखिए हर्ष, ठीक है, हर्ष, यहाँ पे हम हर्ष नहीं बोल सकते, हर्ष, हर्ष नहीं है, आधा र है, हर्ष, तो आधा र जो है वो अगला वाले श पे रेफ बनकर आ गया है। फिर देखिए अर्पण, यहाँ भी क्या लग रहा है, ये इस पर आ गया, इसका मतलब र कहाँ है, प के बाद या प से पहले? नहीं, तो स्वाभाविक है ये प से पहले होगा। तो देखिए र हलंत प मूर्धन्य न, तो ये र हलंत प पे चला जाएगा और अर्पण बन जाएगा, क्योंकि ये आधा ही र का प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही कुछ शब्द आप भी बताइए, जैसे वर्ग, आप कक्षा में पढ़ते हो तो वर्ग बोलते हैं उसको, यहाँ पे भी व र ग 3 शब्द हैं, लेकिन वर्ग तो नहीं बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, यानी र का बहुत थोड़ा प्रयोग है। र हलंत है ये, र हलंत, ऐसे हलंत डालेंगे तो ये र हलंत इस पे चला जाएगा रेफ बन के, और र हट जाएगा। तो जब र हलंत रहता है पहले और बाद में कोई व्यंजन, पूरा व्यंजन, तो व्यंजन के ऊपर चला जाता है ये, और बीच से अब र हट गया। उसी तरह सब जगह देखिए, चर्म में यहाँ र हलंत था, लेकिन अब बीच में जब चर्म लिखे हट गया, तो ये शुद्ध रूप है ना, और ये उसका विन्यास है, ये भी शुद्ध रूप है, ये सब विन्यास है। तो ये समझ में आया, रेफ का प्रयोग इस तरह से होता है। चलिए, अब आपका ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। धन्यवाद।